Namaskar, myself Kavita Agrawal, lecturer in physics at Government Women's Polytechnic College, Ajmer. In this video, I will discuss about terminal potential difference and electromotive force. Applied Physics सेकेंड सेमेस्टर के थर्ड चैप्टर का टॉपिक कंसेप्ट ऑफ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विभवांतर एवं विद्युत वाहक बल के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस का क्या होता है, क्या सिग्निफिकेंस है, इसको समझने के लिए मैं आपको दो एग्जाम्पल्स के द्वारा समझाना चाहूँगी और उसके बाद में हम उनकी डेफिनेशंस और उनके रिलेशंस इस लेक्चर के अंदर डिराइव करेंगे। तो यहाँ आप डायग्राम में देख रहे हैं, दो बॉटल्स हैं, इनमें पानी भरा हुआ है। बॉटल 1 में पानी यहाँ तक है और पानी बॉटल 2 में इसका लेवल इस बॉटल 1 से इसके अंदर पानी का लेवल कम है। नाउ देयर विल बी नो ट्रांसफ़र ऑफ वाटर फ्रॉम बॉटल 1 टू बॉटल 2 बिकॉज दे आर नॉट कनेक्टेड। चूँकि ये दोनों बॉटल्स कनेक्टेड नहीं हैं, इसलिए पानी का प्रवाह बॉटल 1 से बॉटल 2 में नहीं होगा। अब मान लीजिए हमने इनको कनेक्ट कर दिया। जैसे ही हमने इन दोनों बॉटल्स को कनेक्ट किया, वैसे ही यहाँ पानी ज़्यादा था, यहाँ पानी कम था। तो यहाँ जो ज़्यादा पानी था वो बह के इस नली के सहारे इस बॉटल 2 में आ जाएगा और ये पानी का प्रवाह तब तक चलता रहेगा जब तक कि दोनों बॉटल्स में पानी का लेवल सेम नहीं हो जाता। ठीक है, इट्स वेरी ऑब्वियस, वी ऑल नोज अबाउट दिस कि वाटर फ्लोज फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल एंड वी डू नॉट नीड एनी ड्राइवन फोर्स या एडिशनल एनर्जी। इसके लिए हायर लेवल से नीचे पानी को लाने के लिए हमें कोई एडिशनल डिवाइस या एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है। वो स्वतः पानी यहाँ से यहाँ उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर बहता है। ठीक है, अब अगर हम चाहते हैं कि ये पानी का प्रवाह लगातार हो, ये पानी लगातार इधर से इधर बहता रहे, तो क्या होना चाहिए? देयर शुड बी डिफरेंस इन वाटर लेवल। जब तक इन दोनों बॉटल्स के पानी के लेवल में अंतर नहीं होगा, तब तक पानी का प्रवाह नहीं होगा। तो पानी के प्रवाह के लिए क्या आवश्यक है कि दोनों सिरों के बीच में पानी के स्तर में फ़र्क हो, डिफरेंस हो। ठीक है, तो इसी तरह से किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर करंट फ्लो तभी होगा। करंट फ्लो इन मीन्स आवेश का प्रवाह। जैसे इसमें पानी प्रवाहित हो रहा है, इलेक्ट्रिक सर्किट में चार्ज फ्लो होता है, चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन तभी प्रवाहित होंगे जब तक कि एक सिरे से दूसरे सिरे के बीच में विभवांतर हो। अगर दो लेवल्स में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, तो दो टर्मिनल्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह नहीं होगा। ठीक है, तो सिग्निफिकेंस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? जैसे यहाँ वाटर लेवल का डिफरेंस है, उसी तरह से पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन होना अति आवश्यक है। तभी क्या होगा? सर्किट में धारा का प्रवाह होगा। राइट। अब दूसरी बात, अब हमें अगर इन दोनों में पानी का प्रवाह हम कंटिन्यूअस चाहते हैं, तो हमें क्या करना होगा कि यहाँ से पानी इसमें एंटर होता रहे। ठीक है, तो इसका लेवल बढ़ता जाएगा, ये लेवल बढ़ेगा, तो यहाँ से पानी इसमें जाता जाएगा। ठीक है, तो ये पानी को हमें यहाँ तक भेजने के लिए, ये ऊपर का लेवल है, तो इसको ऊपर भेजने के लिए हमें क्या चाहिएगा? हमें यहाँ पर एक पंप लगाना पड़ेगा। यहाँ खोल दोगे तो नीचे तो चला जाएगा, पर इसको ऊपर चढ़ाने के लिए हमें क्या चाहिएगा? हमें एक एक्सटर्नल डिवाइस की ज़रूरत होगी, हमें पंप की ज़रूरत होगी। वो पंप क्या करेगा? ऊर्जा देगा इस पानी को, और इस पानी को वो यहाँ ऊपर से इसमें गिराएगा। ठीक है, और जैसे ही इसका पानी का लेवल बढ़ेगा, वैसे ही इसमें
पानी का प्रवाह होगा। ठीक है, तो इसी तरह से किसी भी परिपथ के अंदर धारा के प्रवाह के लिए आवश्यक है कि दो टर्मिनल्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हो, और उस पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए जो सोर्स हमें एनर्जी प्रोवाइड कराता है वो क्या कहलाता है, ईएमएफ कहलाता है। ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, किसी भी सेल का ईएमएफ वही काम करता है जो कि यहाँ पंप काम करेगा, पंप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेगा और वो यहाँ पे इसको पानी को यहाँ ऊपर भेजेगा। ठीक है, तो ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस का क्या सिग्निफिकेंस है वो आपको इस एग्जाम्पल के द्वारा अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए ये एक पहाड़ सा है और इसके ऊपर यहाँ हमारी गाड़ी खड़ी है, तो ऑफ कोर्स इसका पोटेंशियल एनर्जी ये हाइट पर है तो इसकी ज़्यादा है। अब इस कार को यहाँ से नीचे आने के लिए हायर पोटेंशियल एनर्जी से लोअर पोटेंशियल एनर्जी पर आने के लिए क्या है, अगर आपने इंजन नहीं भी स्टार्ट किया है, इंजन बंद भी कर रखा है, तो भी ये अपने आप नीचे आ जाएगी, है ना। जानते हैं हम ये सब बात, क्योंकि इसके पास में एडिशनल पोटेंशियल एनर्जी है और उस पोटेंशियल एनर्जी की मदद से ये नीचे, इसको काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती जाएगी इसकी पोटेंशियल एनर्जी, और ये अपने आप ये नीचे आ जाएगी। तो हायर पोटेंशियल एनर्जी से लोअर पोटेंशियल एनर्जी पर आने के लिए हमें कोई एक्सटर्नल एजेंसी की ज़रूरत नहीं होती है। ये देखिए आप, ये अपने आप आ रही है यहाँ पे और ये नीचे आ गई। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम हायर पोटेंशियल रीजन टू लोअर पोटेंशियल रीजन बाय इटसेल्फ। वो अपने आप हायर पोटेंशियल एनर्जी से लोअर पोटेंशियल रीजन में ऑब्जेक्ट मूव हो सकता है। ठीक है, बट व्हाट अबाउट, अगर हमें इसको यहाँ से लोअर पोटेंशियल एनर्जी लेवल से ऊपर ले जाना है, यहाँ से इसको ऊंचाई पे ले जाना है, तो क्या ये जा सकती है? नहीं जा सकती है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम इंजन स्टार्ट करेंगे और उस इंजन की ऊर्जा काम आएगी और इंजन से की मदद से हम कार को क्या कर सकते हैं, ये ऊपर चल सकती है, चढ़ सकती है। ठीक है, तो ये चीज़ जो है, ये जो इंजन जो काम कर रहा है वो क्या कर रहा है, लो पोटेंशियल एनर्जी से हाई पोटेंशियल एनर्जी पर इस कार को लेके जा रहा है। तो इसी तरह से मान लीजिए ये दो लेवल हैं, ये हायर पोटेंशियल एनर्जी है P की और लोअर पोटेंशियल एनर्जी है Q लेवल जो है। मान लीजिए इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर मान लो ये 6 इलेक्ट्रॉन है। अब P से Q पर इलेक्ट्रॉन को आने के लिए, क्योंकि इनके पास एनर्जी ज़्यादा, ये अपने आप नीचे आ जाएंगे, इनको बाहर से कोई मदद की ज़रूरत नहीं है। बट अगर Q से हम P पर इनको भेजना है, अब मान लीजिए क्या हुआ, आप ऐसे समझिए P से Q पे तो सारे इलेक्ट्रॉन आ गए, उसके बाद क्या हुआ, यहाँ के इलेक्ट्रॉन ख़त्म हो गए, अब सारे इलेक्ट्रॉन Q में इकट्ठे हो गए। तो कंटिन्यूस फ्लो तो रहेगा नहीं इलेक्ट्रॉन का। अगर हम चाहते हैं कि P से Q में इलेक्ट्रॉन का फ्लो कंटिन्यूसली हो, तो क्या करना पड़ेगा, हमें Q से इलेक्ट्रॉन्स को कहाँ भेजना पड़ेगा, P में भेजना पड़ेगा। और Q से P में इलेक्ट्रॉन को भेजने के लिए हम किसकी मदद लेते हैं, सेल या बैटरी की मदद लेते हैं। और ये क्या करते हैं, ये अपनी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, चार्ज को एनर्जी देते हैं और चार्ज उस एनर्जी को लेकर यहाँ से हायर पोटेंशियल पे जाता है और फिर हायर पोटेंशियल पर से लोअर पोटेंशियल पर फिर वो अपने आप आ जाएगा। ठीक है, अब बात ये कि जब इसके पास में हायर से लो पोटेंशियल पर आया तो उतनी ही ऊर्जा चाहिए, उतनी ऊर्जा इसको मिल गई और ये वापस ऊपर क्यों नहीं जा रहा है। तो आप जानते हैं कि वापस जैसे मान लीजिए बॉल को अपन ने ऊपर से नीचे फेंका तो कुछ ऊर्जा जो होगी वो उसकी क्या होगी, नष्ट हो जाती है ना। जैसे तो वो उतनी ऊर्जा उसके पास में नहीं रहेगी और चूंकि उतनी ऊर्जा उसके पास में नहीं रहेगी तो जैसे चार्ज जब किसी सर्किट में प्रवाहित होता है तो क्या होता है, तार गर्म हो जाता है, क्योंकि
वो एनर्जी जो है थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। या आपने देखा होगा कि जब हम मोबाइल पर ज़्यादा देर तक बात करते हैं तो मोबाइल गर्म हो जाता है, या जब हम मोबाइल की बैटरी को चार्जिंग पे लगाते हैं तब भी मोबाइल गर्म हो जाता है, क्योंकि वहाँ ऊर्जा डिसिपेट होती है किस फॉर्म में, हीट एनर्जी के रूप में। तो यहाँ अभी हमको मेन कंसेप्ट समझना है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड ईएमएफ। तो अभी हम आपको क्या चीज़ होती है ये आपको समझ में आया होगा, और एग्जैक्ट डेफिनेशन फॉर्मूला उसको समझने के लिए अब हम मान लीजिए ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, ठीक है। ये हमारी बैटरी का सिंबल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का, ये नेगेटिव टर्मिनल है, और ये रेजिस्टेंस है R। और अगर इस परिपथ में अगर हमें धारा प्रवाहित करानी है तो धारा I धारा प्रवाहित हो रही है, तो ये I धारा प्रवाहित हो रही है मतलब इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं। धारा की विपरीत दिशा में क्या होते हैं, अगर धारा की ये दिशा है तो इलेक्ट्रॉन यूँ चल रहे हैं, है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से मूव हो रहे हैं। तो होता क्या है, इलेक्ट्रॉन की गति के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन को, आवेश को क्या करना पड़ेगा, ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो ऊर्जा देने के लिए क्या होता है, सेल क्या करता है, ये बैटरी जो है इट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू आउट द सर्किट टेक्स प्लेस। तो पहली बात मैंने आपको सबसे पहले बताई थी कि पानी 2 बॉटल में तभी प्रवाहित होगा जब तक कि वो कनेक्टेड हो। पहली बात, अगर मान लो आपने ये सर्किट यहाँ ब्रेक कर दी तो कुछ भी कर लो धारा का प्रवाह नहीं होगा। तो उसी तरह से जब तक दोनों बॉटल जुड़ी हुई नहीं है पानी प्रवाहित नहीं होगा। दूसरी बात, अगर अब आपने उसको कनेक्ट भी कर दिया तो पानी का लेवल दोनों में क्या होना चाहिए, देयर शुड बी ए डिफरेंस इन वाटर लेवल। पानी के वाटर लेवल में दोनों में फ़र्क होना चाहिए, तभी पानी एक बॉटल से दूसरी बॉटल में प्रवाहित होगा, ठीक है। तो इसी तरह से इस परिपथ के अंदर धारा का लगातार प्रवाह करने के लिए क्या ज़रूरी है कि इस टर्मिनल और इस टर्मिनल के बीच में क्या होना चाहिए, विभवांतर होना चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो धारा प्रवाहित नहीं होगी, ठीक है। और इस पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन कौन करेगा, मेंटेन करता है ये सेल। और सेल किसके द्वारा मेंटेन करता है, ईएमएफ, सेल का ईएमएफ इसको मेंटेन करता है। और सेल का ईएमएफ कैसे जनरेट हो रहा है कि सेल अपनी केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। इसको और विस्तार से देखते हैं। एक सेल कंसीडर करते हैं, मान लीजिए 2 सेल हैं, ये कॉपर इलेक्ट्रोड है और ये जिंक इलेक्ट्रोड है, एंड बोथ आर इमर्स्ड इन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। अब ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है, आपने केमिस्ट्री में इस के सेल के बारे में इस तरह से पढ़ा होगा। तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट है ये क्या होगा, आयोनाइज्ड होगा, और आयोनाइजेशन से H2SO4 का आयोनाइजेशन हो गया और ये 2 हाइड्रोजन एटम प्लस सल्फेट आयन बन गए, ठीक है। अब क्या होगा कि ये जो यहाँ पे जिंक है और ये सल्फ्यूरिक एसिड है, तो जिंक एंड सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करके बनाना चाहते हैं ZnSO4 प्लस H2। तो कारण क्या है कि H2SO4 प्लस Zn मिल के ZnSO4 प्लस H2 बन गया। अब मेरा क्वेश्चन है कि क्या ये ZnSO4 प्लस H2 मिलके वापस से H2SO4 प्लस Zn बनाएंगे, तो इसका आंसर है नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकते। कारण क्या है कि नेचर में हमेशा हर रिएक्शन, अपनी हर वस्तु, हर रिएक्शन इस तरह से होती है कि उसकी कम से कम ऊर्जा खर्च हो, लोएस्ट एनर्जी स्टेट में रहना चाहती है। तो H2SO4 की एनर्जी और ZnSO4 की एनर्जी को कंपेयर किया जाए तो यहाँ इसकी एनर्जी कम होती है और इसकी एनर्जी ज़्यादा होती है। तो ये जो चूँकि ये लोएस्ट एनर्जी स्टेट है तो ये हमेशा Zn
H2SO4 किसके साथ रहना चाहेगा? जिंक के साथ रहना चाहेगा, और इसलिए ये क्या बना लेता है? ZnSO4 बना लेता है। ठीक है, अब मैंने जैसा बताया इसकी एनर्जी ज़्यादा है, इसकी एनर्जी कम है, तो ये जो ऊर्जा का अंतर है इस रिएक्शन की वजह से, ये जो केमिकल एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी क्या करेगी? ये एनर्जी यहाँ के आयंस को मिलेगी और इस तरह से इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा। अब कैसे होगा और डिटेल देखते हैं। तो क्या हुआ, यहाँ जिंक है, इस जिंक का आयोनाइजेशन होके क्या बनेगा? जिंक की दो इलेक्ट्रॉन अलग हो गए, तो इस पे 2 पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया और ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो गए। ठीक है, अब ये जिंक जो है ये क्या बन गया हमारा? ये इलेक्ट्रोड बन गया हमारा कैथोड, और ये क्या है? यहाँ के ये जो सल्फ्यूरिक एसिड का हाइड्रोजन आयन था वो यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब ये हाइड्रोजन आयन को क्या चाहिए? ये चूँकि पॉजिटिव चार्ज है, इसको क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो यहाँ ये इलेक्ट्रॉन, यहाँ से इलेक्ट्रॉन बह के ये यूँ चलते हुए यहाँ पे आएंगे और ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को मिल जाएंगे, और हाइड्रोजन जो है इन 2 इलेक्ट्रॉन को पाके क्या बन गया? हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो गया, और यहाँ पे हमको हाइड्रोजन गैस के बबल्स मिलेंगे। ठीक है, और ये उड़ने लगेंगे। अब क्या हुआ, ये जो सल्फेट आयन है, इस सल्फेट आयन से ये आवेश जो है यहाँ पे गए, सल्फेट आयन पे सवार होके और यहाँ के जिंक से रिएक्ट करेंगे और ये बन जाएगा ZnSO4। तो यहाँ इस प्लेट से जिंक डिज़ोल्व होके यहाँ पे क्या बनता जा रहा है? ZnSO4 बनता जा रहा है, और इस तरह से धारा का प्रवाह होगा। इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ प्रवाहित होंगे, ठीक है, और धारा का प्रवाह कहाँ से होगा? धारा जो है दिस इज हाँ, तो ये तो करंट की दिशा होगी, और इलेक्ट्रॉन जो होंगे, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं दे आर मूविंग फ्रॉम दिस, यहाँ से इधर जा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है ये मैंने आपको बताया था, यहाँ पे अपना ये क्या है? कैथोड है, और ये क्या है? अपना एनोड है। ठीक है, ये कैथोड क्यों बना? क्योंकि जिंक जो है, जिंक पे यहाँ आयोनाइज होके यहाँ जिंक के इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो गए, इसलिए ये नेगेटिव चार्ज बन गया, और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड मतलब कैथोड है। तो हमेशा धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा के विपरीत होती है, और इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि हमारी केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई? इसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती जाएगी। और ये धारा इस परिपथ में कब तक बहेगी? जब तक यहाँ से इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, और इस ये इलेक्ट्रॉन की मदद से, जब तक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर बहेंगे और धारा प्रवाहित होगी। इलेक्ट्रॉन कब तक मिलेंगे? जब तक यहाँ जिंक है। तो जिंक जब पूरा डिज़ोल्व हो जाएगा, ये जिंक प्लेट धीरे धीरे पतली होती जाएगी, और जब जिंक पूरा ख़त्म हो जाएगा तो फिर इसमें धारा का प्रवाह बंद हो जाएगा। ठीक है, अब बात है कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ क्या होता है। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? इस एनोड, ये जो 2 इलेक्ट्रोड है, इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसे हम क्या कहते हैं? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस टर्मिनल एंड दिस टर्मिनल थ्रू एक्सटर्नल सर्किट। इस एक्सटर्नल, अगर हम इस और इसको एक वोल्ट मीटर से कनेक्ट कर दें, तो वो जो वोल्ट मीटर हमको जो भी रीडिंग देगा वोल्ट में होगी, एंड डेट विल बी नोन एज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अगर ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है तो ईएमएफ क्या है? ईएमएफ क्या है कि एकांक आवेश को यहाँ से यहाँ तक लाके ये यहाँ गया, और फिर यहाँ से ये वापस यहाँ पहुँचा। तो एकांक आवेश को, मतलब
यहाँ से शुरू करके इस परिपथ में पूरा बहते हुए यूनिट चार्ज को, यूनिट इलेक्ट्रॉन नहीं बोल रही हूँ मैं, बोल रही हूँ 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज को यहाँ से लेके ये यूँ गया, ये गया, यूँ गया, यहाँ गया और फिर इस इलेक्ट्रोलाइट से वापस यहाँ पहुँचा। तो जितनी ऊर्जा आवश्यक है या जितनी ऊर्जा ये सेल प्रोवाइड कर रहा है उसको, डेट इज़ नोन एज ईएमएफ ऑफ द सेल। ठीक है, तो चार्ज को जो ऊर्जा चाहिए वो ऊर्जा कौन प्रोवाइड करेगा? ये सेल की केमिकल एनर्जी प्रोवाइड करती है। तो 1 कूलम्ब चार्ज को जितनी ऊर्जा ये सेल दे रहा है, यहाँ से ये सर्किट में पूरा बहते हुए यहाँ आया और फिर वापस इस इलेक्ट्रोलाइट से यहाँ पे बह के इस इलेक्ट्रोड पे आया। तो डेट इज़ नोन एज ईएमएफ। ठीक है, अब क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रोलाइट है, इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर क्या है, हमारे सल्फेट आयंस भी हैं, कुछ अनआयोनाइज्ड आयंस भी होंगे, तो एटम्स भी होंगे, अनआयोनाइज्ड एटम्स भी होंगे। तो क्या होगा कि ये जब आवेश जब यहाँ से इधर बैठता है तो ये दूसरे आयंस आपस में एक दूसरे से टकराते हैं। जब वो टकराएंगे तो उनकी गति क्या होगी, कुछ यूँ जा रहा है फिर इधर चला गया, फिर यूँ जाता जाता फिर इधर चला गया। तो इसके मार्ग में क्या आ रहा है, अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं। कौन अवरोध उत्पन्न कर रहा है? ये इलेक्ट्रोलाइट अवरोध उत्पन्न कर रहा है। तो ये जो अवरोध है ये इसका क्या कहलाता है, आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है। तो हर सेल का एक आंतरिक प्रतिरोध होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। इंटरनल रेजिस्टेंस किसकी वजह से है? बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रोलाइट। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या कर रहा है, इस आवेश के प्रवाह में थोड़ा अवरोध उत्पन्न करता है। और इसका मान अगर इसकी तुलना में, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की तुलना में जब बहुत कम होता है तो जनरली हम कैलकुलेशंस में इसको इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा, जब ये आवेश प्रवाहित होता है और यहाँ से यहाँ, तो इसके कारण क्या होगा, आपका ये तार भी गर्म हो जाता है और ये सॉल्यूशन भी धीरे धीरे गर्म होने लगता है। तो जो सेल इस चार्ज को यहाँ से यहाँ प्रवाहित करने के लिए ऊर्जा दे रहा है, वो ऊर्जा अब पूरी ऊर्जा उसके पास में नहीं बची हुई कि वो अपने आप आगे मूव कर ले, है ना। सेल को हर बार उसको एनर्जी देनी पड़ती है क्योंकि उसकी ऊर्जा लॉस्ट हो जाती है तार की हीटिंग में और इसकी सॉल्यूशन में के अवरोध के कारण। ठीक है, तो अब आपको बात मैं एक बार फिर से बताती हूँ। ईएमएफ क्या है? ईएमएफ जो है, व्हाट इज ईएमएफ ऑफ द सेल? ईएमएफ ऑफ द सेल इज एनर्जी गिवन बाय सेल टू अ यूनिट चार्ज, यूनिट चार्ज मतलब 1 कूलम्ब चार्ज, टू मूव इट थ्रू द कंप्लीट सर्किट। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ अ सेल इज द एनर्जी गिवन बाय सेल टू अ यूनिट चार्ज टू मूव इट थ्रू द कंप्लीट सर्किट। सेल का विद्युत वाहक बल सेल के द्वारा एकांक आवेश को दी गई वह ऊर्जा है जिसके कारण एकांक आवेश उस पूरे परिपथ में बहता है। ठीक है, और इट इज़ नॉट अ फोर्स, इसमें फोर्स आ रहा है बट ईएमएफ इज़ नॉट अ फोर्स, इट इज़, ये होता है वर्क डन पर कूलम्ब। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज, फॉर्मूला अगर हम लिखेंगे तो ईएमएफ जो है, ईएमएफ बराबर किया गया कार्य बटा क्यू कूलम्ब। ठीक है, कि मान लीजिए आप सेल ने कार्य कितना किया, डब्ल्यू कितने आवेश पर, क्यू आवेश को प्रवाहित करने के लिए। ठीक है, तो ईएमएफ ऑफ सेल इज डब्ल्यू अपॉन क्यू। अब अगर हम यहाँ कह रहे हैं कि एकांक आवेश को, तो क्यू बराबर 1 हो गया। ठीक है, तो ये इफ़ क्यू इक्वल टू 1 तो ई बराबर क्या हो गया, डब्ल्यू। तो ई बराबर डब्ल्यू इसीलिए हमने लिखा है ईएमएफ ऑफ अ सेल, डब्ल्यू मीन्स एनर्जी, ईएमएफ ऑफ अ सेल इज एनर्जी गिवन बाय सेल टू अ यूनिट चार्ज, है ना। एकांक आवेश को सेल के द्वारा दी गई वह ऊर्जा जो कि क्या करता है, उस आवेश को उस कंप्लीट सर्किट में मूव करने के लिए आवश्यक है। ठीक है,
तो दिस इज ईएमएफ। एंड नाउ व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, आपने विभवांतर तो पढ़ा होगा कि एकांक धनात्मक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य उन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाता है, ठीक है। और विभव क्या होता है? इट इज़ अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू डेड पॉइंट। अनंत से किसी एकांक धनात्मक आवेश को किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? उस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाता है। अब बात है यहाँ पे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन यूनिट चार्ज फॉर मूविंग इट फ्रॉम वन टर्मिनल टू अदर थ्रू एक्सटर्नल सर्किट। एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक बाह्य परिपथ के द्वारा एकांक धनात्मक आवेश को जाने के लिए जो कार्य करना पड़ता है वो क्या कहलाता है? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। और ईएमएफ की यूनिट भी वोल्ट है और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट भी वोल्ट है। अब यहाँ पर ये फिर से देखिए, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? एकांक धनात्मक आवेश को एक टर्मिनल से यहाँ तक लाने में जो कार्य करना पड़ रहा है वो क्या कहला रहा है? ये एक्सटर्नल सर्किट है। ये चाहे बल्ब लगा दो, चाहे इस बल्ब का कुछ रेजिस्टेंस है, चाहे हम आर लगा दो यहाँ पे, तो यूनिट चार्ज 1 कूलम चार्ज को इस एक सिरे से एक्सटर्नल सर्किट के द्वारा यहाँ से यहाँ तक लाने में जो कार्य करना पड़ रहा है वो क्या कहलाता है? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। अब ईएमएफ क्या है? ईएमएफ है यूनिट चार्ज को यहाँ से स्टार्ट किया, ये गया, यहाँ आया और फिर यहाँ से वापस इस इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू ये जब यहाँ पहुँचेगा तो जितना कार्य करना पड़ेगा या जितनी ऊर्जा चाहिएगी या ये सेल जितनी ऊर्जा उसको दे रहा है, डेट इज़ नोन एज ईएमएफ ऑफ द सेल। तो अब आप ऑब्वियस सी बात है, आप खुद बता सकते हैं कि ईएमएफ ज़्यादा होगा किसी सेल का या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा। क्या होगा ज़्यादा? ईएमएफ इज ग्रेटर देन पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। क्योंकि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस में तो दो टर्मिनल के बीच में जो कार्य करना पड़ रहा है एकांक धनात्मक आवेश को वही है, जबकि ईएमएफ में क्या हो रहा है? दो टर्मिनल्स को तो तक तो पहुंच ही रहा है, एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक, फिर इसको ये अंदर वाला, यहाँ पर भी इसके क्या है? आंतरिक प्रतिरोध है सेल का। ये आंतरिक प्रतिरोध के विरुद्ध इसको कार्य करते हुए यहाँ आना पड़ेगा, तो ये एक्स्ट्रा एनर्जी है। तो ईएमएफ का मान क्या है? ज़्यादा होगा किसकी तुलना में? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की तुलना में। अब अगर हम सेल के दो सिरों को यहाँ अगर हम इसको वोल्ट मीटर से कनेक्ट कर दें, सपोज दिस इज सेल, ठीक है, इस सेल को मैंने वोल्ट मीटर से कनेक्ट कर दिया, तो ये जो और कुछ भी नहीं लगाया है, तो ये जो वोल्ट मीटर हमें जो देगा ये हमें इन दोनों बैटरी के दोनों सिरों के बीच में उत्पन्न पोटेंशियल डिफरेंस मीन्स इस वोल्ट मीटर के द्वारा हमें जो भी रीडिंग मिल रही है वो क्या होगी? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्यों होगा? क्योंकि ये वोल्ट मीटर भी करंट ड्रॉ कर रहा है। अगर इसमें करंट प्रवाहित नहीं होगा तो क्या होगा? करंट प्रवाहित नहीं होगा तो डिफ्लेक्शन नहीं होगा। चलिए इसको अपन थोड़ा और बाद में देखते हैं, अभी हम इसका रिलेशन निकालते हैं ताकि आपको आसानी से और समझ में आएगा। हाँ, पहले अभी एक और चीज़ रह गया था, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध मैंने बताया था कि इलेक्ट्रोलाइट जो है सेल में इट ऑफर्स ऑब्स्ट्रक्शन टू फ्लो ऑफ चार्ज एंड दिस इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, है ना। धारा के मार्ग में इलेक्ट्रोलाइट जो है वो क्या करता है? अवरोध उत्पन्न करता है, वो क्या कहलाता है? सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है।
अब सेल का आंतरिक प्रतिरोध किस किस पे निर्भर करता है? इट डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स। दो इलेक्ट्रोड के बीच में जितनी ज़्यादा दूरी होगी आंतरिक प्रतिरोध ज़्यादा होगा। एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड, एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोड का एरिया अगर ज़्यादा होगा तो आंतरिक प्रतिरोध कम होगा। तो यहाँ आपको आंतरिक प्रतिरोध का मान जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ प्लेट है। इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स, ठीक है, इन पे हो गया। और तीसरा नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड करेगा ये, और चौथा ये डिपेंड करेगा टेम्परेचर पे। तापमान बढ़ेगा तो आर का मान कम होता जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया आंतरिक प्रतिरोध। नाउ वी विल फाइंड आउट रिलेशन बिटवीन ईएमएफ एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ये डायग्राम आप देख रहे हैं, इस डायग्राम में ये सेल है, सेल का ईएमएफ मान लीजिए ई है, और इसके साथ में ये एक और सीरीज़ में ही बता दिया कि मान लीजिए सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है आर, और इसको हमने ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, लोड है, लोड ऑफ द सर्किट इज़ आर, ठीक है, और ये कनेक्ट कर दिया। अब जैसा मैंने आपको सबसे पहले बताया कि पानी कब प्रवाहित होगा? जब दो बॉटल कनेक्टेड होंगी। तो इसी तरह से आवेश कब प्रवाहित होगा? जब ये सर्किट आपस में जुड़ा हुआ होगा। अगर ये तार बीच में से काट दोगे अगर कहीं से भी, तो आवेश का प्रवाह रुक जाएगा, धारा प्रवाहित नहीं होगी, ठीक है। तो कनेक्शन तो है, फिर क्या होना चाहिए? देयर शुड बी अ पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस को कौन मेंटेन करेगा? सेल का ईएमएफ मेंटेन करेगा, ठीक है। नाउ अगर मान लीजिए इस आर से धारा प्रवाहित हो रही है जिसका मान है आई, तो पोटेंशियल अगर यहाँ इस आर के अक्रॉस इन दोनों के बीच में ओम के नियम से पोटेंशियल डिफरेंस इसके और इसके सिरे के बीच में कितना हुआ? V बराबर आई आर हो गया, ठीक है। अब अगर हम ईएमएफ की बात करें तो ईएमएफ कितना होगा? चूँकि इधर से धारा I प्रवाहित हो रही है तो I इंटू आर प्लस I इंटू दिस स्मॉल दिस इंटरनल रेजिस्टेंस, तो E बराबर आई आर प्लस I इंटू स्मॉल आर, ठीक है, डेट विल बी ईएमएफ। क्योंकि मैंने आपको बताया था ईएमएफ क्या है? एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल और फिर अंदर सेल के अंदर भी उसको वापस जाना है, तो उसके रास्ते में क्या क्या चीज़ें आएगी? एक तो बाह्य रेजिस्टेंस, बाह्य प्रतिरोध आएगा, और दूसरा आंतरिक प्रतिरोध आएगा। तो इसलिए ईएमएफ जो होगा वो होगा आई आर प्लस आई इंटू स्मॉल आर। तो यहाँ इस आई आर को हम लिख सकते हैं V, तो E बराबर हो गया V प्लस आई इंटू आर, या V बराबर हो गया E माइनस आई आर। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज लेस देन ईएमएफ। ईएमएफ से टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का मान कम होता है। और कब, अगर आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप में या 1 नंबर के क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि कब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ के बराबर होता है, या कई बार डेफिनेशन में लिखते हैं कि ईएमएफ ऑफ अ सेल इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल्स व्हेन देयर इज नो करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल। अगर सेल से कोई करंट ड्रॉ नहीं की जाए तो उस समय सेल के दो सिरों के बीच में उत्पन्न विभवांतर उसका क्या कहलाता है? ईएमएफ कहलाता है। तो व्हेन आई बराबर 0, इसमें आई बराबर 0 रखेंगे तो V बराबर क्या हो जाएगा? E हो जाएगा, ठीक है। पर कभी भी जब भी हम सेल के सिरों पर अगर वोल्ट मीटर लगाते हैं, ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया कि अगर ये सेल है और इसमें मैंने और कोई आर नहीं लगाया और केवल वोल्ट मीटर लगाया है, तो अब मेरा क्वेश्चन है कि क्या ये हमको वोल्ट मीटर जो है इज़ इट गिविंग अस ईएमएफ ऑफ द सेल? आंसर इज़ नो, ये हमें ईएमएफ नहीं दे रहा है, ये हमें देगा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस देगा। क्यों टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस देगा? क्योंकि वोल्ट मीटर में जो इसकी निडल है वो मूव करने के लिए क्या चाहिए? इसको करंट चाहिए, और ये कुछ करंट अगर ले रहा है तो I 0 नहीं हुआ, और I 0 नहीं हुआ
इसलिए ये ईएमएफ ना होके क्या होगा, इट विल बी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो I0 कब होता है, कब, अगर हम पोटेंशियोमीटर विभव मापी जो है वो इस सिद्धांत पे काम करता है, नल डिफ्लेक्शन पे। तो जब आप पोटेंशियोमीटर वगैरह पढ़ेंगे तो पोटेंशियोमीटर की सहायता से हम सेल का ईएमएफ निकाल सकते हैं। बट आइडियली केवल वोल्ट मीटर भी लगाएंगे तो भी ये हमें ईएमएफ ना दे के क्या देगा, हमें ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ही देगा। ठीक है, अब एक और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ के लिए ये न्यूमेरिकल देखते हैं कि मान लीजिए ये जो है हमारा सोर्स है जिससे ईएमएफ कितना है 240 वोल्ट है, एंड सपोज इस पूरा ये जो सिस्टम है जहाँ से हमको ये ईएमएफ का सोर्स है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है सपोज 5 ओम। ठीक है, इसके अक्रॉस, जैसे सर हमारे घर पे है, हमारे पास बाहर से एसी सिग्नल आ रहा है ना, और हमने मान लो एक बल्ब जलाया घर के अंदर। ठीक है, तो अब इस बल्ब में यहाँ अभी अपन ने रिलेशन निकाला था V इक्वल्स टू E माइनस आई इंटू आर। ठीक है, R क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सोर्स। ठीक है, I क्या है, करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, E इज EMF एंड V इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा E माइनस आई इंटू आर, क्या होगा, V इज इक्वल टू E माइनस आई इंटू आर। ठीक है, तो सपोज कि मान लीजिए इस ये बल्ब से कितना करंट फ्लो हो रहा है, सपोज कि 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस मैंने आपको बताया 5 ओम। तो बल्ब के दोनों सिरों के बीच में जो विभवांतर हुआ वो कितना हो गया, 240 माइनस 1 इंटू 5 मतलब 235 वोल्ट हो गया। ठीक है, अब यही हमारा सोर्स है, यही सोर्स का 240 वोल्ट जो है हमारा एसी सिग्नल है, ये हमको मिल रहा है, और आंतरिक प्रतिरोध इसका 5 ओम है। ये बल्ब लगा हुआ है, साथ में अब हमने मान लीजिए कहीं हीटर ऑन कर दिया घर के अंदर। ठीक है, और इस हीटर में करंट प्रवाहित हो रहा है 10 एम्पियर। तो अब यहाँ पे जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा, 240 माइनस 10 इंटू 5, ये इट विल बी V इक्वल टू 240, तो E हो गया माइनस 10 करंट, 10 एम्पियर अगर करंट बह रही है वो, और 5 क्या है इसका आंतरिक प्रतिरोध, क्योंकि सूत्र क्या है V बराबर E माइनस आई इंटू आर। तो ये हो गया 240 माइनस 50। ठीक है, तो यू गॉट इट 190 वोल्ट। अब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ और यहाँ के बीच में कितना आया, 190 वोल्ट। तो जैसे ही आपने हीटर ऑन किया वैसे ही अब इनके पहले इसमें जब हीटर नहीं लगा हुआ था तब इसके बीच में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना था, 235 वोल्ट यहाँ पे है ना, यहाँ इनके बीच में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस था 235 वोल्ट। हीटर ऑन करते ही टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना बन गया, 190 वोल्ट। तो बल्ब जो होगा वो अब डिम हो जाएगा एकदम। आपने देखा होगा जैसे ही गीज़र या हीटर या कुछ ऐसा हेवी कुछ चीज़ ऑन करते हैं तो लाइट जो है वो डिम हो जाती है ना। तो आप देख रहे हो ईएमएफ वही था, आंतरिक प्रतिरोध भी वही था, पर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का मान अलग अलग होता है। तो किसी भी परिपथ में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का मान चेंज हो सकता है, ईएमएफ वही रहता है। तो अगर हम दोनों ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में क्या डिफरेंस है या इसको समराइज करें तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और ईएमएफ इज द एनर्जी प्रोवाइडेड बाय ए सेल और बैटरी पर कूलम्ब ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू इट। किसी भी सेल का या बैटरी का ईएमएफ क्या है, 1 कूलम्ब आवेश को उस सेल के द्वारा दी गई ऊर्जा। ठीक है,
वो क्या कहलाता है, उस सेल का ईएमएफ कहलाता है। इट इज़ मेजर्ड इन वोल्ट, ये किस में, वोल्ट में मेज़र किया जाता है। तो 1 कूलम आवेश को सेल जो ऊर्जा दे रहा है उस परिपथ को पूर्ण करने के लिए, है ना, एक्सटर्नल सर्किट से बाहर से वापस जहाँ से स्टार्ट किया वहीं पर वो 1 कूलम चार्ज वापस आके वहीं पहुँचेगा। तो वो जो ऊर्जा दे रहा है डेट इज़ नोन एज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इट इज़ मेजर्ड इन वोल्ट, ठीक है। तो इट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द सेल व्हेन नो करंट इज़ फ्लोइंग, ठीक है। जैसा हमने शुरू में रिलेशन अभी निकाला था कि E इक्वल टू V माइनस आई इंटू आर। तो जब I जो होगा 0 होगा, व्हेन I इक्वल टू 0, व्हेन नो करंट इज़ फ्लोइंग, परिपथ से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, उस केस में इट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टर्मिनल्स, ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, इट रिमेन्स कांस्टेंट, इसके मान में कोई चेंज नहीं आता है। फिर ईएमएफ क्या है, कॉज है, ईएमएफ क्या है, कॉज है, जिसकी वजह से परिपथ में धारा प्रवाहित होती है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, इट इज़ द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क टू बी डन टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक एकांक आवेश को ले जाने के लिए जो कार्य करना पड़ता है डेट इज़ नोन एज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। और इसको किस में मेज़र किया जाता है, वोल्ट में मेज़र किया जाता है। फिर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का मान जो है वो कांस्टेंट नहीं होता है, जैसा हमने अभी बताया था आपको, ये न्यूमेरिकल किया था। यहाँ पे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस 235 वोल्ट था, यहाँ पे 190 वोल्ट था, जबकि ईएमएफ यहाँ ये भी 240 रहेगा और यहाँ पे भी 240 ही रहेगा। तो ईएमएफ रिमेन्स कांस्टेंट, जबकि पोटेंशियल डिफरेंस डज नॉट रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। अब पोटेंशियल डिफरेंस इज द रिजल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस क्यों डेवलप हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस अगर है तभी धारा प्रवाहित होगी, और पोटेंशियल डिफरेंस को उत्पन्न कौन करता है, उसके लिए ईएमएफ के द्वारा क्या करता है, ईएमएफ के कारण ही सर्किट में ईएमएफ, जैसे आपको शुरू में अपन ने सबसे पहले देखा था यहाँ पे कि बॉटल में, इन 2 बॉटल्स में एक दूसरे को जोड़ना ज़रूरी है। दूसरी बात, पानी का लेवल दोनों में, एक में ज़्यादा दूसरे में कम होना चाहिए, और इस पानी के लेवल को मेंटेन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से पानी को पंप करके ऊपर भेजना पड़ेगा। तो ये ईएमएफ ये काम करता है कि पानी को नीचे से ऊपर ले जाता है, ठीक है, और जैसे ये ऊपर आएगा बाकी काम अपने आप पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक ईएमएफ को अगर हम फिर से ईएमएफ एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस में एक बार फिर से मैं कहूँ तो ईएमएफ क्या है कि इस सेल के द्वारा यूनिट चार्ज को दी गई ऊर्जा, यूनिट चार्ज को सेल के द्वारा दी गई ऊर्जा, जिसके कारण उस ऊर्जा से चार्ज क्या करेगा, यूनिट चार्ज इस धर से पूरे परिपथ में वो प्रवाहित होगा, डेट इज़ नोन एज ईएमएफ। जबकि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, यूनिट चार्ज के लिए वह आवश्यक ऊर्जा कि वो एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक पहुंच सके, डेट इज़ नोन एज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। और ईएमएफ में क्या है, वो यहाँ से फिर इधर इस टर्मिनल से अंदर भी जा रहा है थ्रू इलेक्ट्रोलाइट, तो यहाँ पे आंतरिक प्रतिरोध भी उसको मिल रहा है, जबकि और यहाँ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस तो मिल ही रहा है, ठीक है। तो इस ईएमएफ के द्वारा ही चार्ज मूव करता है और पूरे परिपथ में हमें लगातार धारा प्रवाहित होती है, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच।